आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की मेरी स्टोरी है हम पर हक है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इस लाइक करें, शेयर करें एंड बाहर आकर रुकती है और साथ में यानी रोहित को बड़ी ही मुश्किल से उठाती है और फिर वह अपने कंधों पर और अपने हाथों की करीब को तेज करते हुए अपने सीने से लगाते हुए अ, अपने पैरों पर पैर चढ़ाते हुए वह रोहित को उठा लेती है और वह धीरे धीरे करके अंडरग्राउंड लैब से होते हुए वह अपने वॉशरूम से होते हुए वह अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। जैसे ही अनिका वहां पर पहुंचती है, अनिका रोहित को आराम से लेटा देती है और साथ में अनिका वापस बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। फिर वह गाड़ी की तरफ बढ़ती है और साथ में वहां पर एक थैला रखा हुआ था, उस थैले को लेकर आती है। फिर उस थैले को भी वह अच्छे से रख देती है, क्योंकि इस थैले में वही रिपोर्ट थी जो कि खुद स्वाति द्वारा तैयार की गई थी। इसमें रोहित की रिपोर्ट्स थी जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स कहा जा सकता है। ये वे दस्तावेज थे जिसमें पिछले 4 दिनों में रोहित के शरीर में आत्मा ने जो कुछ झेला है उनकी हर चीज के बारे में बारीकी से दर्ज किया गया था। अनिका धीरे धीरे रिपोर्ट पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वह पन्ने पलटती है जाती है, उसकी आंखें चौड़ी होती जाती हैं। हर एक रिपोर्ट उनकी रंगों में एक सिरन सी पैदा होने लग जाती है। अब अनिका का दिल किया, क्योंकि रोहित तो बेहोशी की हालत में था, इसलिए अनिका उन फाइल को उठाती है और फिर उन पन्नों को पढ़ना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे अनिका जैसे जैसे वो उस रिपोर्ट्स को पढ़ रही थी, ऐसे ऐसे अनिका के हाव भाव में भी चेंज आ रहा था और वह फिर अगला पन्ना पलटती, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती। हर एक रिपोर्ट्स उसके अलग अलग कलर के पेपर में तैयार की गई थी। इंटर बॉडी के मल्टीपल पिक्चर और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो अनिका के सामने आ रही थी। इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते उसकी रूह कांप जाती है। इतना सब कुछ हुआ है, वो लड़ता रहा। अनिका ने मन ही मन सोचा, उसके हाथों में थरथराहट आ जाती है। रिपोर्ट्स के पन्नों पर उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली हो गई थी और फिर उसकी आंखें आंसू की पतली सी धारा बहने लग जाती है। दर्द रोहित को हो रहा था, पर उसकी टिस उसकी पीठ अनिका के दिल में उतर रही थी। रिपोर्ट्स को धीरे से बंद करती है, फिर चुपचाप रोहित के बेड के पास जाती है। उसने झुककर रोहित के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, जैसे ही उसने एहसास दिला रही हो कि वह उसके पास है हमेशा की तरह। लेकिन अनिका जानती थी कि रोहित इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा। उसका शरीर अब दवाओं के असर में था और साथ में हीलिंग प्रोसेस अब भी चालू था। अनिका एक लंबी गहरी सांस लेती है और वहां रखी चेयर पर बैठ जाती है। फिर वह अपनी चेयर को कभी आगे तो कभी पीछे करती रहती है और उसका पूरा फोकस रोहित की बॉडी पर चला जाता है। वह रोहित की तरफ देखती रहती है, लेकिन अब अनिका अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाती है। तभी अनिका को कुछ याद आता है। वह अपनी टेबल के पास से अपना लैपटॉप उठाती है और उसे उठाने के बाद जस्ट अपने पैरों पर रखकर उस पर कुछ काम करने लग जाती है। वो अब आयुर्वेदा और हर्बल ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को सर्च कर रही थी। शायद अनिका कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसे रोहित को ज़्यादा रिकवरी उसकी फास्ट हो सके, क्योंकि उसे अपनी माँ की सभी होम्योपैथिक या फिर मेडिसिन पर पूरा भरोसा था। लेकिन अनिका का भी तो दिमाग अपनी माँ की तरह चलता था। वह उसे कुछ और अलग ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। अब वह जल्दी जल्दी अनिका की फिंगर उसके लैपटॉप पर चल रही थी। उसे खुद नहीं पता चला कि उसकी चेयर पर बैठी बैठी कब सो गई। अगली सुबह जब धीरे धीरे कमरे में रोशनी फैल जाती है, अनिका की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। उसने तुरंत अपनी गर्दन चारों ओर घुमा कर देखा तो रोहित अब भी बेहोश था, शांत था, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा स्टेबल हालत में था। उसे देखकर अनिका के चेहरे पर थोड़ी सी राहत साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब वह चुपचाप उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। लेकिन एक बार उसका दिल किया कि वह रोहित के पास जाकर बैठे। अचानक से अनिका ने अपने कदम वापस मोड़ लिए। अब वह रोहित के पास बैठ जाती है और रोहित की तरफ देखने लग जाती है। अब उसकी आंखें जो कि अब भी बंद थी, इसलिए अनिका कुछ टाइम के लिए रोहित को ऐसे ही देखती रहती है। फिर वह रोहित जैसा करता था बिल्कुल वैसा ही सीन क्रिएट करती है। अब अनिका उसके लिप्स पर उसकी दोनों आंखों पर किस करती है। फिर वह अपने कदम अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। और दिन अनिका हमेशा से ही कोल्ड शावर लेती थी, लेकिन आज अनिका ने शावर का टेम्परेचर चेंज कर दिया था। बिल्कुल ऐसा कर लिया था जैसे कि कोई गुनगुना पानी हो। शायद पिछले कई दिनों में मेंटल और फिजिकल काफ़ी परेशान अनिका रह चुकी थी और चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसलिए अनिका अपने आप को शांत करती है। फिर अनिका शावर लेने के बाद फिर वापस उस टेम्परेचर को हाई कर देती है, फिर लो कर देती है, फिर मीडियम कर देती है। ऐसा करके अनिका करीब 20 मिनट तक शावर के नीचे ही रहती है। अब अनिका
अनिका अब शावर लेकर बाहर आ जाती है। उसने आने के बाद अनिका ने स्टोव बेल दबाया और एक सर्वेंट कमरे में आ जाता है। अनिका ने उसे कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दी क्योंकि यह इसका एक पर्सनल था जो अनिका का ही काम करता था और खास ये रोहित द्वारा ही यहाँ पर बुलाया गया था। जब अनिका की गंभीर हालत थी क्योंकि वह सर्वेंट जब भी अंदर आता तो बाहर की बात अंदर भले ही रोहित द्वारा पूछने से बता देता, लेकिन अंदर की बात कोई भी बात थी वह कभी भी बाहर बयान नहीं करता था, उसे सस्पेंस तरीके से ही रखता था। वनिका ने उसकी सहायता से जल्दी से पानी को एक जो बाल था उसके पास लेकर आती है और साथ में फिर वह उस वेटर्स को कुछ खाने के लिए बोल देती है। अब अनिका खुद ही आज रोहित की ड्रेसिंग करने लग जाती है। अब वह एक गीला टॉवल करती है और उस टॉवल को वापस से उसका पूरा पानी निकाल लेती है, यानी कि उसे निचोड़ने के बाद जब हल्का हल्का वह गीला टॉवल रह जाता है तो रोहित की पूरी बॉडी को क्लीन करने का काम कर देती है। धीरे धीरे करके अब उसके हाथ, नेक और उसकी पीठ जहाँ पर पट्टियाँ नहीं थी, तकरीबन सभी हिस्सों को अनिका ने काफ़ी बारीकी से साफ किया था क्योंकि अनिका अब कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। क्योंकि अनिका को याद था कि रोहित ने उस एक महीने में अनिका को कितना कुछ अनिका के लिए किया था, लेकिन अनिका पीछे कहाँ रहने वाली थी। वह उससे कुछ ज़्यादा ही करने का दिल रखती थी। साथ में उसे लगता था कि मैं मिस्टर मारवा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो भले ही अपने प्यार को जता देते हैं, बता देते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन अब अनिका हर वो काम करने वाली थी जो अक्सर एक हाउसवाइफ या ये कहा जाए एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। वह बहुत प्यार और बड़ी ही सावधानी के साथ उसकी बॉडी को साफ करती है। हर एक चोट को बिना छुए ध्यान रखते हुए वह चाहती थी कि रोहित को किसी भी इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े। स्पोंज के बाद स्पंज देने के बाद उसने धीरे धीरे फ्रेश ड्रेसिंग की और हर पट्टी का ध्यान से चेक किया और फिर सभी पट्टियों को आराम से बदला और जो पट्टियां खराब हो चुकी थी अब उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। अब अनिका को लगातार काफ़ी देर हो चुकी थी ये सब काम करते हुए। फिर अनिका रोहित के हाथ की यानी कलाई को पकड़ती है, फिर उसकी पल्स को चेक करती है, फिर उनकी इसकी आंखों को चेक करती है, फिर उसकी हार्ट बीट को चेक करती है। ऐसा करके रोहित की पूरी बॉडी को एग्जाम करने के बाद अपनी एक नोटबुक में लिख लेती है ताकि नेक्स्ट बार रोहित की इन सब चीज़ों में फ़र्क कितना और अधिक बेहतर उसे रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अनिका यही देखना चाहती थी। अनिका को करते करते अब 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अनिका ने कमरे से बाहर कुछ टाइम के लिए निकलती थी, बच्चों को काम समझा देती थी। अभी तक बच्चों को भी नहीं बताया था कि रोहित कैसी कंडीशन है, यहाँ तक कि अनिका ने किसी को भी नहीं बताया था अभी तक रोहित घर है। अब अनिका अपना काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन अब अनिका को 4 से 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए अनिका अब जैसे ही अपनी वो डायरी उठाती है जिसमें वह हर रोज़ रोहित का ख्याल रखती है, उसकी पल्स, हार्ट बीट, उसकी बिल्डिंग और सब चीज़ों का जायजा करती है, उसके जख्मों को कितना वो कवर हुए ये सब अनिका बारीकी से लिखती जाती थी। अब वह देखती है तो काफ़ी रिकवर रोहित हो चुका है, इसलिए अनिका को लगा कि शायद अगले 3 से 4 दिनों के अंदर ही रोहित को होश आ जाएगा। अब उसे एक बात और याद आई, बच्चों से मिलना भी तो कितने दिन हो गए हैं। जब उसे ये पूरा युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी तब से बच्चों को ठीक से टाइम ही नहीं दिया था, क्योंकि अनिका जब भी बच्चों के रूम में जाती तो बच्चे उसे पापा के बारे में पूछने लग जाते, जिस कारण से अनिका ने बच्चों से मिलना बंद कर दिया था। ऊपर से जब से रोहित घर पर अनिका लेकर आई थी तब से तो अनिका ने रूम से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। ऐसे में अब अनिका बिल्कुल सेटिस्फाई थी क्योंकि उसका रोहित उसके पास आ गया था और साथ में अब अनिका हंसी खुशी अपने बच्चों से मिलने के बारे में भी सोच लेती है, क्योंकि अनिका को भी पता था कि उन बच्चों को उनके पापा की कमी अंदर ही अंदर तोड़ रही है। अनिका ने मन ही मन तय किया, जब तक रोहित होश आता है तब तक मैं बच्चों से मिलती रहूंगी, उन्हें हर वो टाइम दूंगी जो अक्सर रोहित उन्हें देता था। वह जानती थी कि पापा के बिना बच्चे इमोशनली वीक हो रहे हैं और उन्हें उस वक्त सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उसकी माँ की ममता। अब अनिका ने रोहित को एक बार फिर देखा और उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा, फिर कमरे से निकल गई। बच्चों के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी ताजगी, थोड़ी सी संतुष्टि, थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी नरमी साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि अनिका बिल्कुल पहले जैसी अनिका लग रही थी, जैसे ही एक लंबी लड़ाई को वो जीत कर आई हो। अब इधर उधर अनिका देखती हुई जा रही थी कि कोई इधर उधर है, पर दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल ठंडा और भारी सन्नाटा पसरा पड़ा था। एक बड़े से हॉल में धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था कोई व्यक्ति। उसकी पलकें भारी थी, शायद लंबे समय से बेहोश रखने की वजह से।
पर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े आदमी पर पड़ी, उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गई थी। वो आंखें जो गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर खून का रंग हल्का सा उतर आया था, लेकिन गुस्से की तपिश अब भी वैसी ही थी, कड़क, भयानक और चेतावनी भरी। वह आदमी जो बेड पर बैठा था, अब वह धीरे से उठकर कमर टिका कर बैठ जाता है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सामने खड़े अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को देखा, जिसे वह हमेशा ही लेफ्टी था। आवाज में धीमी लेकिन डर पैदा करने वाला लहजा था। मैं यहाँ कैसे आया? उसके खास आदमी ने थोड़ा झुककर जवाब दिया, बॉस, उस रात जब आपने उस गोली मारी थी तो जैसे ही आप चौपर की तरफ बढ़े थे, तभी उसके ऊपर और साथियों ने अपने आप पर गोली चला दी थी। वो गोली सीधे आपके दिल के पास लगी थी। उसकी आवाज में कांप गए थे हम सभी, लेकिन वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने आपको उस हवेली में जाने से मना किया था बॉस, पर आप नहीं माने। मैं जानता था कि वहाँ खतरा बहुत है। पर अब बेड पर बैठा वह आदमी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कोई पुरानी बात को याद करने की कोशिश कर रहा हो। एक पल की खामोशी के बाद वह अपने आदमी की आंखों में देखता है। क्या हुआ था फिर बॉस? उस व्यक्ति रोहित को और स्वाति मल्होत्रा को उस खंडर में पहुंचकर जो वहां पर आए थे, वो वहां से गए या फिर मिशन पूरा हुआ? तभी वह व्यक्ति बड़े ही साफ और सतर्क लहजे में कहता है, वैसे तो हमने रोहित पर काफी हमला भी किया था, साथ में आपकी गोली भी उसे लग गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ टाइम बाद हमें स्वाति और रोहित दोनों ही वहां पर दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वह उस औरत को बचा रहा था। जैसे ही रोहित गिरा था तो उस औरत ने पलटकर उस आदमी को गोली मार दी थी। वह गोली सीधे उसके दिल पर जाकर लगी थी। उसी समय हम सब लड़ाई छोड़कर आपको वहां से निकल आए। आप बेहोश हो चुके थे बॉस। आपको नहीं पता चला होगा कि, लेकिन आपकी हालत बहुत ही नाजुक थी। आपको यहाँ लाने और बचाने में हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ा। वो आदमी अब चुप हो जाता है और कमरे में एक बार फिर से सन्नाटा पसर जाता है। बॉस अब थोड़ा आगे झुक कर बैठ गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, गुस्से में तिलमिला उठता है। उसके होठों पर गुस्से की लकीरें साफ साफ दिखाई देती है। उसके होठों पर गुस्से की लकीरें साफ देखते हुए दूसरे व्यक्ति भी शांत हो जाते हैं। फिर वह कहता है, क्या मेरा एक भी प्लान सफल नहीं हो पाया? वह बड़बड़ाते हुए अपने दांत पीसने लग जाता है। 5 दिन हो गए हैं, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। अब उसने फिर अपनी नज़र अपने खास आदमी पर टिका दी। रोहित मारवा के बारे में क्या पता चला? उस आदमी ने बस धीरे से सिर हिला दिया। अब तक कोई भी खतरा नहीं है बॉस। इतना सुनते ही बॉस की आंखें और तेज चमक आने लग जाती है। वो गया और कहाँ गया और कौन ले गया उसे अचानक से? क्योंकि पल भर में वो वही था, लेकिन दूसरे ही पल वो वहां से गायब हो गया था। आखिर वो कहाँ गया? सबसे ज़्यादा यह किसी की हिम्मत है जो मेरे सामने आकर मेरी प्लानिंग को खराब करने की कोशिश करे? फिर उसने अपनी आवाज़ में थोड़ा धीमा करते हुए कहा, मुझे शक है कहीं ताकत मिलने के बाद वो सांप अपने बिल से बाहर तो नहीं आ गया? अब उस खास आदमी ने फौरन कहा, नहीं बॉस, मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया है। सारे मोमेंट और सब चीज़ें वो काफ़ी अलग थी। बस अब थोड़ा पीछे हटता है और फिर कहता है, ठीक है, उस नकली रोहित से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। उसे कहो कि टास्क दिया है उसे पूरा करे जल्द से जल्द। नहीं तो फिर उसे पता ही है मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ, और जल्दी से अपने टास्क को फ़ौरन पूरा करके वापस आ जाए। खासकर उन लोगों की जानकारी जो उसे खंडर से लेकर गए थे। वह आदमी जो अब तक अपने बॉस के सामने खड़ा था, धीरे से अपनी नज़रें झुकाता है। चेहरे पर हार और शर्म की मेल जोल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके भाव बिल्कुल सतर्क नहीं थे। वह अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा था, ताकि वह ये बता रहा था कि मैं अभी इस सब में नहीं पड़ना चाहता। उसकी आंखें जमीन पर गड़ जाती हैं, मानो वो खुद को भी देखने के काबिल नहीं समझ रहा था। बॉस ने जो अब तक उसका हाव भाव गौर से देखा, तो वह एकदम से समझ जाता है। फिर से फैल गया है और फिर से वो सब कर रहा है। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि आग सी जल रही है। गुस्से में भरकर उसने देखते हुए अपनी जोरदार आवाज लगाता है, तू हर बार मुंह लटकाकर क्यों आ जाता है मेरे सामने? इस बार कुछ बोलने का भी इरादा है या फिर नहीं? अगर इस बार भी चुप रहा तो अगली बार तेरी बॉडी छत से लटकी होगी। ध्यान दे लेना मेरी बात पर, समझा? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि एकदम कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। साथ में कमरे की दीवारों की कांपने की आवाज भी महसूस होने लग जाती है।
अब वह आदमी थोड़ा सा हकलाते हुए धीरे से बोलता है, बॉस वो मिशन भी फेल हो गया। हमें वहाँ से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि हमने प्रॉपर उसी तरह से अटैक किया था। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे सामने कुछ ऐसे इंसान कहे या फिर रोबोट कहे, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने हमारा पूरा मुकाबला किया, ऊपर से अनिका की टीम ने भी। और रही बात हमले की, हम उन पर हमला कर ही नहीं पा रहे थे, मानो किसी पारदर्शी चादर से वो पूरा का पूरा मारवा हाउस ढका हुआ है। इतना सुनते ही बॉस ने जैसे कि अपने काबू खो देता है, उसने गुस्से में अपने बगल में खड़े दूसरे आदमी की तरफ देखा और चीखते हुए कहा, मैं तुम सबको इतना पैसा खर्च करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे खाने से लेकर पीने से लेकर पहनने तक की, और तुमने मेरी प्लानिंग को झट से बिल्कुल नामे गर्दन करके कह दिया कि मिशन पूरा नहीं हो पाया। क्या सिर्फ ये सुनने के लिए मैं मिशन पर काम करवाने के लिए तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें तैयार करता हूँ? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे बीच? कहीं वो लोग वाकई हमसे ज़्यादा शातिर और ताकतवर तो नहीं, या फिर तुम सब बेकार में ही हो, या तुम किसी काम के नहीं हो? कमरे में मौजूद सारे आदमी अब चुप हो जाते हैं। कोई भी बॉस की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था। उधर मारवा हाउस बच्चों के रूम में अनिका बच्चों से मिलने आ गई थी। जैसे ही वह रूम में दाखिल हुई, उनकी नज़र सबसे पहले रिया पर पड़ी, जो कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। रिया का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, आंखों में मासूम साफ साफ दिखाई दे रही थी, होठों पर सन्नाटा था, लेकिन उसके हाथों में एक ड्राइंग फाइल थी जिसे कुछ वो ड्रॉ कर रही थी, बार बार ड्रॉ कर रही थी, लेकिन बार बार उसे साफ कर रही थी। ये करते करते पता नहीं जमीन पर कितने कागज का ढेर उसने लगा दिया। वह ना तो किसी से बात कर रही थी और ना ही अपने भाइयों के साथ खेल रही थी। मन ही मन चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने ख्यालों की दुनिया की बातों को वह अपनी ड्राइंग द्वारा ही निकालना चाहती थी, लेकिन वो भी काम उसे अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर अनिका उसके पास जाकर बैठ जाती है, धीरे से पूछती है, क्या तुम रिया इतनी चुप क्यों बैठा हो? बेटा बताओ तो सही। रिया धीरे से अनिका की तरफ देखती है और धीमे स्वर में पूछती है, मॉम डैड कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इस मासूम सवाल ने जैसे ही अनिका के दिल को छू लिया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे उसे ऐसी हालत में देखेंगे तो काफ़ी पैनिक हो जाएंगे। फिर अनिका बात को बदल देती है और फिर कहती है, क्या तुम्हें मम्मा अच्छी नहीं लगती? मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता? रिया ने फौरन सिर हिलाते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है, और ऐसी बात नहीं है मोम, मुझे आप भी अच्छी लगती हो और डैड भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे दोनों के साथ रहना पसंद है। जब डैड आएंगे तो चेस का गेम भी पूरा हो जाएगा, वरना नानू आर्यन और अलेक्जेंडर तो उसे खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे। रिया की बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे अब समझ आ जाता है कि रिया अपने भाइयों से अलग बैठकर क्या कुछ कर रही है। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसके डैड होते तो उसके भाई भी उसके साथ होते। रोहित की याद ने उसे भी घेर लिया, अकेलापन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिका ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो रूम में आर्यन अलेक्जेंडर नजर ही नहीं आए। वह अब धीमे से प्यारे से स्वर में अपनी बेटी के फेस को अपने दोनों हाथों से छूती है और ऊपर अपनी आंखों में आंखें डालकर उसे बात करती है, पूछती है, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? मुझे तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। रिया ने तुम जरूर जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा ना मोम, वो तो उठते ही नानू के रूम में चले जाते हैं और रात को बहुत देर तक लौट कर आते हैं, क्योंकि वो तो उस चेस के गेम को फिनिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा। यह सुनने के बाद अनिका के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाती है कि रिया सच में अकेली पड़ गई है। अब वह रिया की तरफ थोड़ा सा झुक कर, क्या आप जानना चाहोगी मम्मा आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आई है? जैसे ही सरप्राइज का नाम अनिका की जुबान पर आता है और रिया के कानों में पड़ता है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठती है। वह उत्सुकता से पूछती है, सच में मोम, क्या आप मेरे लिए कोई सरप्राइज लेकर आई हो? क्या लेकर आई है? चलो मुझे दिखाओ, मुझे बताओ तो सही। रिया अब एकदम से खड़ी हो जाती है और अनिका के पीछे पीछे उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अनिका ने दरवाजा खोला, रिया की नज़र सीधे ही बेड पर पड़ी, जहाँ उसके डैड रोहित गहरी नींद में लेटे हुए थे। रिया कुछ पल के लिए तो जैसे वहीं ठहर गई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई थी जो अंदर तक उसकी खुशी को बयां कर रही थी। पिछले कई दिनों की तड़प, इंतजार और उदासी सब कुछ छूमंतर होकर गायब हो गया था। वह चुपचाप जाकर रोहित के बेड पर बैठ जाती है और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती है, और फिर उसने फुसफुसाते हुए अनिका से पूछा, माँ
पापा सो रहे हैं क्या? क्या उन्हें कुछ हुआ है? अनिका ने अब बस मुस्कुराते हुए रिया के लिए सिर हिलाकर हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसे समझाते हुए कहा। वह नहीं चाहती कि रिया किसी भी तरह की चिंता में या पड़ जाए और घबरा जाए। वह जानती थी कि बच्चों का मन एक सवाल का जवाब देना दूसरे सवाल का जवाब लेने के लिए तैयार हो जाता है। कब वे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खुद उन्हें भी नहीं पता चलता। अब अनिका रिया के मासूम सवाल पर सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा अब बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा थक गए हैं, इसलिए अभी आराम कर रहे हैं। लेकिन अनिका के ऐसा कहने के बाद रिया के चेहरे की चिंता बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है। उसकी आंखें अब भी पापा के चेहरे पर टिकी हुई थी। एक गहरी सी बेचैनी ने ले ली थी। उसके मन में कई सवाल थे, एक साथ घूम रहे थे। अगर पापा इतने दिन से लापता थे तो ऐसा अचानक कैसे आ गई, वो भी बिना कुछ बात कहे और बिना किसी से बताए। अब रिया धीरे से अपनी दोनों उंगलियां उठाकर रोहित की नाक के पास लेकर आती है और बार बार ये चेक करने की कोशिश करती है कि प्रॉपरली सांस ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब डैड जिंदा हैं या फिर मर गए हैं। ये सब रिया आराम से चेक कर रही थी। फिर कहीं कोई बात तो ऐसी नहीं जो उसके चेहरे पर एक मासूम सी चिंता अब बहुत गहरी ने ले ली थी। वह बस अपनी डैड को देखना चाहती थी, जैसे एक छोटी सी बच्ची किसी अनकहे डर से खुद को दिलासा दे रही थी। अनिका जो ये सब देख रही थी, अब वह खुद भी थोड़ी हैरान हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसके भरोसे पर रिया शांत हो जाएगी, लेकिन नहीं। रिया की आंखें साफ बता रही थी कि जब तक मैं डैड की आवाज़ खुद नहीं सुन लूंगी, मुझे चैन नहीं आने वाला। अब अनिका कुछ नहीं कहती। वह बस एक हल्की सी सांस लेती है और फिर इसे छोड़ देती है, मानो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही हो। अपना सिर थोड़ा सा हिलाती है और फिर चुपचाप उठकर रूम के कोने में रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अब चिंता कम और इंतजार ज़्यादा था। इंतजार उस पल का था जब रोहित अपनी आंखें खोले और रिया भी वहीं बैठी हुई थी, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले, बस अपने डैड को निहारती जा रही थी। करीब 2 घंटे तक ऐसे ही बीत गए थे। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच रिया की धड़कनों की आवाज़ जैसे सुनाई दे रही थी और फिर एक हल्की सी हरकत होती हुई नजर आती है। रोहित की पलकों में धीरे धीरे से हलचल होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं, जैसे ही कोई बहुत गहरी नींद से लौट रहा हो। मैंने हल्का सा धुंधला दिखता है। फिर जैसे ही आंखें खुलती हैं, वह रूम को पहचानने की कोशिश करता है। रिया की नज़रें अब भी उसी पर टिकी हुई थी और जैसे ही वह रोहित की नज़र अपने पास बैठी रिया पर जाती है, एक हल्की सी चमक उसकी आंखों में आ जाती है। रिया अब धीरे से अपने डैड के और करीब झुकती है और उसके कान के पास आकर धीरे से पूछती है, डैड, आप ठीक हो तो ना? ये सवाल बहुत ही साधारण था, लेकिन दिल और गंभीरता का था। लेकिन उसमें एक गहरा राज और एक डर और एक उम्मीद, बहुत सारा प्यार छुपा हुआ था। अब रिया की आंखें रोहित के चेहरे पर गड़ चुकी थी। वह बेसब्री से उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसे अब किसी भी कैलकुलेशन या तसल्ली की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने डैड की आवाज़ चाहिए थी। रोहित ने बड़ी ही मुश्किल से बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हाँ प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना ही सुनना था। रिया के चेहरे पर जो एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी, वो पिछले कई दिनों के उदासी पल भर पीछू मंतर होके उड़ गई थी। वो एकदम से खुश होकर अनिका की तरफ मुड़ी और बोली, मोम, डैड उठ गई हैं। अनिका के चेहरे पर अब सुकून उतर आया था। वो पहले ही समझ चुकी थी कि रोहित अब ठीक हो रहा है, लेकिन आज जब उसने अपनी आंखों से रोहित को आंखें खोलते हुए देखा, उस पल ने जैसे उसका पूरा बोझ हल्का कर दिया था। इधर रिया की खुशी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एकदम से खड़ी हुई और रोहित के पास उठी और दौड़कर अनिका के पास गई, मोम कहते हुए अनिका के चारों तरफ घूमने लग जाती है, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रही हो कि आज वह कितनी खुश है। अपनी खुशी को बयां नहीं कर पा रही थी। वह आज इतनी खुश थी, हंसी पूरे कमरे में गूंजने लग जाती है। वह एक्साइटेड में इतनी तेज चिल्लाई कि ऊपर 3rd फ्लोर और साथ में 1st फ्लोर सभी को कुछ आभास होता है, मानो किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी। लेकिन जहाँ करण, गुलेरिया, आर्यन और अलेक्जेंडर आराम से बैठकर चेस खेल रहे थे, सबके कानों में उस आवाज़ जाती है। वो सब अब नीचे आने लग जाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर ने तुरंत कहा, ये तो रिया की आवाज़ है, ऐसा क्या हो गया? जल्दी से हमें उसे देखना होगा। इसलिए सभी अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। अनिका ने तुरंत रिया को आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए बोला।
रिया भी अब समझ गई थी कि झट से चुप हो जाती है, लेकिन उसकी मुस्कान का अभी भी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। अब पूरे घर में एक हलचल सी मच गई थी। फर्स्ट फ्लोर और सबके कदम बढ़ चुके थे। वहां जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ रिया के साथ, जो लाडली सभी की थी, और अब अचानक से ऐसी चिल्लाने की आवाज़ उसके रूम से कैसे आ सकती है। जब रिया की आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी तो पूरे के पूरे गुलेरिया हाउस में उसकी गूंज, रिया की हंसी और उसकी गूंज इतनी ज़्यादा थी कि पूरे ही मारवा हाउस में रिया की गूंज उठ चुकी थी। कोई बाहर आ रहा था तो कोई अपने रूम से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। किसी के चेहरे पर चिंता थी तो कुछ बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। इन्हीं सब के बीच अब अब्दुल और चिराग ने सभी को रुकने का इशारा किया। अब्दुल ने कहा, आप सब यहीं रुकिए, हम जाकर देख कर आते हैं आखिर हुआ क्या है। रिया इतनी तेज से चिल्लाई क्यों? अब कुछ ऐसी वैसी तो बात नहीं है, इसलिए पहले हम जाकर देखते हैं। इतना कहकर वे दोनों जल्दी से रिया के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। वहीं भूमिका और कौटिल्य भी अब अनिका के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं कि अनिका के रूम के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भूमिका ने दरवाजे को नॉक किया। अब तक अब्दुल और चिराग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दरवाजा नॉक हुआ था, अनिका ने तुरंत दरवाजा खोला और सामने खड़े सभी लोगों के चेहरे पर एक डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। भूमिका ने सबसे पहले पूछा, अनिका सब ठीक है ना? रिया की आवाज सुनकर सब डर गई हैं और सभी अपने रूम से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लग गए हैं कि आखिर रिया कहाँ है और क्यों चिल्लाई। कहीं रिया को कुछ तो हुआ तो नहीं है। दादी माँ तो काफी परेशान हो उठी हैं। सभी लोग बस एक ही बात को लेकर चिंता है कि रिया ठीक ठीक है या नहीं। तभी दूसरी तरफ से करण रिया आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब तक पूरा घर, लगभग हर सदस्य अनिका के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। ये देखकर अनिका हैरान रह गई थी। इतने सारे लोग सिर्फ रिया की आवाज़ सुनकर यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। वो कुछ बोलने की वाली थी, तभी आर्यन और अलेक्जेंडर लगभग एक साथ बोल पड़े, मोम रिया ठीक है ना? वो इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? दोनों भाइयों के चेहरे पर गहरी चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनिका कुछ आंसर देती उससे पहले ही रिया धीरे से कमरे से बाहर आई और वो अब बिल्कुल शांत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी साइन दिखाई दे रही थी। रिया सबको देखकर हल्का सा स्माइल करती है और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? रिया को ऐसा हंसता और मुस्कुराता देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। हर कोई कुछ पल के लिए चुप हो गया था, क्योंकि रिया की मुस्कान आ गई थी। सबने बहुत दिनों बाद तो वही रिया देखी जो कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी। या ये कहा जाए कि रिया की हंसी खुशी और उसका चुलबुलापन सब कुछ उस पार्टी के बाद खत्म हो गया था। लेकिन बहुत दिनों बाद रिया को देखा, क्योंकि अक्सर आर्यन और अलेक्जेंडर तो अपना अधिकतर टाइम स्टडी में ही बिताते थे, लेकिन रिया सबकी फेवरेट इसलिए थी, वह सभी के साथ बात करती थी, सभी से अपनी बातों को शेयर करती थी और सभी उसे अपनी बात भी बता देते थे, इसलिए रिया सबकी फेवरेट थी। सबके मन के अंदर बहुत कुछ चला हुआ था। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो रिया इतनी एक्साइटेड लग रही है? सभी के मन के अंदर अचानक से रिया को लेकर काफी सवाल उठ खड़े होते हैं। अब भूमिका धीरे से पूछती है, रिया बेटा, हमें तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, तो क्या कुछ हुआ था? इतनी तेज क्यों चिल्लाई थी? रिया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उसकी आवाज़ में गर्व और खुशी दोनों ही थी। बुआ, मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगी, मेरे डैड वापस आ गए हैं। रिया की इस बात पर भूमिका का चेहरा भी खिल उठता है। वह भी रोहित को लेकर बहुत परेशान थी। बाकी सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि अभी आर्यन, अलेक्जेंडर, करण गुलेरिया, साथ में चिराग और अब्दुल और साथ में कौटिल्य और भूमि ही आए थे। अब सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और फिर रिया की तरफ देखने लग जाते हैं। रिया ने पूरे ही विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया था, क्योंकि सबने उससे क्वेश्चन किया था, कहाँ है तुम्हारे पापा, क्या वो ठीक है? रिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जैसे ही मैंने डैड को देखा, मेरे एकदम से चीख निकल गई थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब सबके चेहरे पर एक रात की सांस साफ साफ झलक रही थी। किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी तो लेकिन किसी की आंखों में आंसू आ गई कि कोई काफी कंफ्यूज भरे सवर में उस तरफ देखने लग गया था। सभी क्या रिएक्शन अलग अलग था। सभी रिया की बात को सही मान गए थे, लेकिन अब भी सभी काफी कंफ्यूज भरे लहजे से रिया की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें देखना था कि वाकई में रोहित आ गया है या फिर रिया का कोई वहम है। अब रिया ने जो कहा वो ठीक है या नहीं है, सभी अनिका की तरफ देखने लग जाते हैं। अब सभी बारी बारी से रूम के अंदर आने लग जाते हैं। सभी रोहित को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे। अब्दुल और चिराग ने तो अपने घुटनों के बल बैठकर रोहित के
बेड के पास रोने लग गए थे क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने सर को देखा था। क्योंकि हमेशा ही चिराग और अब्दुल रोहित को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते थे, इसलिए दोनों ही अपने आप को कोस रहे थे कि शायद वो दोनों रोहित सर के साथ होते तो शायद आज रोहित मारवा हाउस में ही होता। लेकिन अपने आप को तसल्ली देने की बजाय अपने आप को बार बार वे कोसने का ही काम कर रहे थे और अपने आप को सजा भी देना चाहते थे। बस वह यही चाहते थे कि एक बार सर वापस आ जाए, उसके बाद हम सर से कहेंगे और प्रॉमिस भी करेंगे कि हम आपको एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे, भले ही हमारी जान पर क्यों ना बात आ जाए। ये सब दोनों ही सोच रहे थे। तो वहीं कौटिल्य और भूमि का भी रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही उन्होंने रोहित को देखा, ऐसे ही कौटिल्य की आंखों में से भी आंसू आ गए। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी आंखों से झलकने लग जाते हैं। भले ही रोहित लेटा हुआ था, उस पर पट्टियां से पूरा बॉडी कवर थी, और लेकिन सभी को सुकून था कि रोहित घर में आ गया है, साथ में वो ठीक भी है। उनके लिए यही काफ़ी था। उन्हें पता था कि रोहित जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि अनिका उसे किसी भी हालत में बहुत दिनों तक ऐसे बेड पर लेटा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली थी, क्योंकि वो देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर जो थी। इसलिए उन्हें अनिका पर पूरा भरोसा था। क्योंकि ये पहला ऐसा हादसा था जब सभी रोहित को ऐसी कंडीशन में देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी रोहित को ऐसे कभी नहीं देखा। इसलिए सभी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अनिका सभी को थपकी देकर कंधे से चुप करने का इशारा कर रही थी, और धीरे धीरे करके वापस से सभी चुप हो जाते हैं, क्योंकि अनिका ने कहा था कि रोहित आ गया है और उसके सामने अगर तुम ऐसे रहोगे तो शायद वो काफ़ी पैनिक हो जाएगा और काफ़ी परेशान हो जाएगा, जिसके चलते पता नहीं उसके माइंड में क्या कुछ चलना स्टार्ट हो जाए। इसलिए सभी जब तक यहाँ पर हो शांति से रहो और साथ में रोहित को सपोर्ट करो और साथ में मुझे भी, क्योंकि आप लोगों को देखकर कहीं ना कहीं मेरी आंखों से भी आंसू निकलने ही वाले हैं। बस मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के सामने हम कमज़ोर पड़ें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चों के सामने अगर बड़े ही कमज़ोर पड़ेंगे तो बच्चों को संभालेगा कौन। अनिका की बात भले ही इस टाइम सही नहीं लग रही थी किसी को, लेकिन वाकई में बात अनिका ने बिल्कुल 100% सही की थी। आप सभी धीरे धीरे करके चुप हो जाते हैं। कोई रोहित के पास बैठ गया था तो कोई पास वाले सोफे पर बैठ गया था। तभी भूमिका रोहित से पूछती है, रोहित तुम्हारे सिर पर और ये पूरे बदन पर ये पट्टियां कैसे आई। अब रोहित आंखें खोल सबको देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी तकलीफ भी थी। वह अभी भी बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, क्योंकि जो चोट उसे लगी थी वह महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके जख्म थे वो काफ़ी गहरे थे और शरीर को थका हुआ उसे महसूस हो रहा था। रोहित ने थकी ही आवाज़ में कहा, कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसका जवाब में जितनी सहजता थी उतना ही गहरा राज था। चिराग और अब्दुल हैरानी से रोहित के चेहरे की तरफ देखने लग जाते हैं। उन्हें एक दूसरे को देखा, जैसे ही दोनों मन ही मन एक ही सवाल था, आखिर रोहित सर का एक्सीडेंट किसने कराया, कैसे और कैसे हमला हुआ और कैसे वो वहाँ से गई। ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अभी सही समय नहीं है सर से बात करने का। इसलिए दोनों ही चुप रहते हैं, बस रोहित की तरफ देखते रहते हैं। भूमिका ने देखा कि रोहित बात करने में बहुत ही मुश्किल महसूस कर रहा है। तभी कौटिल्य भी समझ गया था कि रोहित बातें तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो काफ़ी जोर उसका लग रहा है। इसलिए कौटिल्य भूमिका की तरफ देखता है और दोनों ही समझ जाते हैं कि आखिर कौटिल्य भूमिका से क्या कहना चाहता है। भूमिका अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है कि रोहित, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी थक चुके हो, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। जब तक तुम अच्छे से ठीक नहीं होते तब तक तुम आराम करो। इतना कहकर वह अपने साथ धीरे से वहां से खड़ी हो जाती है। उसका ध्यान अब अनिका की तरफ चला जाता है। उसकी आंखों में एक चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अनिका, बताओ कितना वक्त लगेगा रोहित को पूरी तरह से ठीक होने में। अनिका जानती थी कि रोहित की बॉडी में जो हीलिंग इंजेक्ट या उसकी जो भी चीज़ की जा रही है, साथ में स्वाति मल्होत्रा ने जो काफ़ी सवाल उसके साथ छोड़े हैं, उस फाइल में साथ में स्वाति ने जो ट्रीटमेंट किया है वह अब भी उसकी बॉडी को एक्टिव था। इस वजह से रोहित की बॉडी किसी भी गहरी जख्म को झेल सकती थी और जल्दी से रिकवर भी कर सकती थी। इसलिए अब अनिका नॉर्मल ही एक्सप्रेशन रखते हुए कहा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ ही दिनों में शायद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। बस रोहित थक चुका है, तो इसलिए बस वो ऐसा फील कर रहा है। भूमिका के चेहरे पर कुछ एक राहत सी महसूस होती है। तभी वह कौटिल्य के साथ रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन आंखों में अब भी एक सवाल था। उसने जल्दी से कौटिल्य से पूछा, अब अनिका ये सब कैसे
करेगी, क्योंकि अब उसके पास मिशन भी है, साथ में रोहित की देखभाल भी है, साथ में बच्चे भी हैं। अब दोनों ही कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद भूमिका कौटिल्य से पूछती है, आखिर रोहित के साथ ये सब कैसे हुआ? आखिर वो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? और जिस एक्सीडेंट में रोहित को इतनी चोट आई है, तो फिर पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत लग रहा है, मानो रोहित के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। दूसरी तरफ अनिका जानती थी कि ये सच भी है जो इन सभी के मन में चल रहा है, लेकिन अनिका अभी उस चीज़ को छुपाना ही सही समझती थी। लेकिन वह किसी को भी कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वे लोग मौजूद थे, इसलिए उनसे बात नहीं खत्म हो पा रही थी, क्योंकि कोई भी रोहित से बात नहीं कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं करण गुलेरिया भी शांत हो चुके थे, क्योंकि उनकी बेटी का सबसे जीने का आधार आ चुका था। साथ में तीनों ही बच्चे खुश थे, भले ही अभी रोहित की सिचुएशन या उसकी तबीयत कैसी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें पता था कि उनके डैड आ गए हैं और उनकी मॉम उनके डैड को बहुत जल्द ठीक कर देगी। तभी करण गुलेरिया अनिका की तरफ देखते हैं, क्योंकि एक बाप और एक बेटी भले ही एक दूसरे को कुछ ना बता रही हो, लेकिन उसके जज्बातों को समझ ही सकते हैं। अब करण गुलेरिया अनिका की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? अनिका ने पहली बार जब करण ने कहा था उसे सुनाई नहीं दिया, दूसरी बार उसके कानों में आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ में वही भाव था एक बाप को अपनी बेटी के लिए होता है। अब अनिका तकलीफ को महसूस कर पा रही थी, भले ही वह अनिका ने उसे कभी जाहिर नहीं किया था, लेकिन अनिका ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ कहने के अलावा उसके पास और कुछ भी चारा नहीं था। करण समझ गए थे कि अनिका अब भी खुद को स्ट्रगल में फंसाई हुई है, वह अब कुछ नहीं बोलेगी। अब अनिका के पास बैठ गए और फिर उन्हें रोहित की ओर देखा और थोड़ा सा झुक कर बोले, बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। रोहित ने धीरे से स्माइल किया और अपनी आंखें बंद कर ली, शायद थकान की वजह से उसे दोबारा से नींद आ जाती है। अब करण दोनों को गुड नाइट बोलते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में अनिका और साथ में रोहित ही रह जाते हैं। अब अनिका रोहित के पास बैठते हुए कहती हैं कि रोहित तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि हम उसके बाद तुमसे बात करती हूँ। अब इतना कहकर वह आराम से वॉशरूम में चली जाती है। अब जल्दी से अंदर जाकर वह वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी अब करण के साथ अपने रूम में जा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद उनके डैड को रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके डैड काफ़ी कमज़ोर हालत में हैं। अब तीनों ही बच्चे अब अपने रूम में आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें बेचैनी और उन्हें डर सभी सता रहा था। हमारे डैड को हमेशा ही मजबूत थे, आज कैसे ये सब हो गया उनके साथ? रिया भी अब चुप थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि अंदर से वह भी बहुत कुछ महसूस कर पा रही है। तीनों बच्चों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। उनके के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल ही नई थी, लेकिन परेशान करने वाली तो नहीं थी। लेकिन अनिका जो एक माँ थी और वह अपने बच्चों की इस खामोशी को भी साफ साफ पढ़ चुकी थी। उसे किसी भी शब्द की जरूरत नहीं थी ये समझने के लिए कि उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने धीरे से जल्दी से वो वॉशरूम से आ जाती है, क्योंकि अभी ध्यान उसे बच्चों का ही आता है। वह जल्दी से बच्चों के रूम में चली जाती है, क्योंकि बच्चे करण गुलेरिया के साथ ही बाहर चले गए थे। अनिका काफ़ी थकावट महसूस कर रही थी और वो भी चाहती थी कि शायद सभी रोहित को अकेला कुछ टाइम छोड़ दें, ताकि वह जल्दी से रिकवर हो जाए और अपने दिमाग पर किसी भी बात का प्रेशर न डाले। अनिका जब तक रोहित अनिका के साथ इस बेड पर था, लेटा हुआ था, तब तक अनिका उसे कोई भी परेशानी नहीं देना चाहती थी। अब अनिका रोहित के पास बिल्कुल सट के बैठ जाती है। दोनों के बीच खामोशी बनी हुई थी। बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बिना बोले आंखों से बयां कर रहे थे। अनिका मन ही में सवालों का एक तूफान चला हुआ था। वह जानती थी कि रोहित का यूं अचानक इस हालत में मिलना कोई आम बात नहीं है। उसके जहन में हर पल एक ही बात घूम रही थी, आखिर इन दोनों सालों में हुआ क्या था। और वहीं रोहित भी अनिका की आंखों में देखकर समझ चुका था कि उसके मन में कितने सारी उलझने और गुस्सा और फिक्र छिपी हुई है। लेकिन फिर भी ना तो रोहित कुछ बोल पा रहा था और ना ही अनिका कुछ पूछ पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त रोहित का आराम करना सबसे जरूरी है। सवालों के जवाब उसे बाद में भी मिल सकते हैं। अब वह काफ़ी देर तक दोनों बिल्कुल शांत थे। फिर अनिका धीरे से बोली, मिस्टर मारवा आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। इतना कहकर वह अपने वॉशरूम के अंदर जाती है और एक सीक्रेट रास्ते से बेसमेंट के लैब की ओर बढ़ जाती है, जहां पर एनी पहले से ही मौजूद थी। प्रीति अपने रूम में जा चुकी थी और जॉन भी वहीं पर था। एनी जो इस पूरे मिशन में अनिका का बड़े ही सॉफ्ट और काफ़ी पोलाइटली उसका साथ दे रही थी। अब तक अलग अलग
मिशन में अलग अलग तरीके से एनी का काम में लाया गया था, भले ही वो रोहित ने लगा उसे लेकर आया हो या फिर अनिका द्वारा। एनी ने भी बहुत ही बेहतर और काफ़ी तारीफ के समान सभी काम किए थे। अब अनिका जैसे ही लैब में पहुंचती है वह सीधे ही एनी के पास जाकर पहुंच जाती है। कुछ पता चला क्या? इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्लू मिला है क्या तुम्हें? एनी स्क्रीन से अपनी नज़र हटाकर अनिका की ओर देखती है और कहा, मैम ये मैप किसी भी रैंडम जगह का नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन जगह का ब्यूटी प्रिंट है। प्रेसिस कॉलेज ऑफ IAIIT मैनेजमेंट का। ये नाम सुनते ही अनिका चौंक गई थी। आर यू श्योर? एनी फिर से उसी कॉलेज का नाम ले लेती है। यस मैम। एनी ने तुरंत जवाब दिया कि मैंने पूरे सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया। चेक करने के बाद मैंने आपको बताया, साथ में मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड से भी लेकर स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन तक हर जगह से ये कंफर्म कर लिया है। अनिका कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोली, लेकिन ये मैप के पीसेस अलग अलग जगहों पर क्यों छिपाए गए थे? अब एनी ने एक पेपर का उल्टा हिस्सा दिखाते हुए कहा, अगर आप इस पेपर को बैक साइड को देखोगी तो कुछ खास नहीं दिखता। अब बट मुझे अभी भी कुछ हिडन लग रहा है, मानो अभी भी कुछ मिसिंग है। लेकिन आखिर क्या? मैं लगातार एनी की बातें जो सुनती जा रही थी और फिर वह काफ़ी देर सोचने के बाद जब एनी चुप हो जाती है तो एनी की बात सुनकर अनीका के सिर पर पसीने की बूंद साफ साफ दिखाई दे रही थी। एनी भी उन्हें नोटिस कर लेती है। अचानक से एनी और अनिका एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी अनिका के फ़ोन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसे तुरंत ही स्क्रीन पर टाइम देखा तो वह टाइम देखकर हैरान हो गई थी। जब रोहित को अगली डोज देनी थी, क्योंकि अनिका ने स्वाति के कहे मुताबिक जितनी बार डोज देनी थी, क्योंकि अनिका कहीं भी हो सकती है, वो मारवा हाउस हो सकती है, कुलेरिया हाउस हो सकती है, या फिर अपनी कंपनी में भी हो सकती है, या फिर लैब में हो सकती है। इसलिए जिस टाइम भी रोहित मारवा को मेडिसिन देनी थी, उस टाइम पर अनिका ने अपने फ़ोन में एक अलार्म सेट कर रखा हुआ था, जिस कारण से उसे पता और याद आ जाए कि अब रोहित की दवाई का टाइम हो गया है। अब जैसे ही अनिका देखती है तो अनिका को याद आ जाता है कि अब शायद रोहित को दवाई देनी है, इसलिए अनिका अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लेती है। एनी भी कहती है कि मैम आप जाइए, हम इस पर बाद में वार्तालाप करते हैं। अनिका ने हल्का सा सिर हिलाया और लैब से बाहर निकल गई। अब वह वापस अपने कमरे की ओर जा रही थी, जहां उसका मन अब भी कई सवालों से भरा। जैसे ही अनिका कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि रोहित अब भी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग सा, कुछ पूरी तरह से शांति नहीं थी। लग रहा था कि वह अंदर ही अंदर कुछ सोच विचार रहा है, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। अनिका ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। उसी पल जैसे ही वह कमरे में थोड़ी हलचल सी हुई, रोहित ने अपनी आंखें खोल दी। अब उसकी नज़र सीधा ही अनिका पर चली जाती है। अनिका को अब अच्छे से महसूस हो रहा था कि रोहित लगातार उसी को देख रहा है, लेकिन उसने जानबूझकर रोहित की उस निगाह को अनदेखा कर दिया था, क्योंकि वह अब खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे के अंदर की ओर बढ़ जाती है और अपना अलमीरा का दरवाजा आराम से खोलती है और वहाँ रखी थी उसकी मेडिसिन। छोटा सा बॉक्स था, बिल्कुल ऐसा कि मानो कोई गिफ्ट बॉक्स हो। फिर वह उस बॉक्स को जैसे ही दी ओपन करती है तो उसमें से एक और बॉक्स निकलता है, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी थी जो कि एयर के टेम्परेचर में आने के बाद नमी के साथ ये ख़राब हो सकती थी, क्योंकि ये आयुर्वेदा से बनी हुई दवाई थी। तो इसलिए खासकर स्वाति ने स्पेशल बॉक्स इसके लिए बनाकर रखे थे, जो कि स्पेशल रोहित की मेडिसिन के यूज़ के लिए थे। अब अनिका मेडिसिन को निकालती है, वापस बॉक्स को बंद कर देती है और फिर वापस अपनी अलमीरा में रखने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। अब उसने रोहित की तरफ कदम बढ़ाते हुए टेबल से पानी का गिलास लिया। अब वह बिल्कुल रोहित के पास चली जाती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल, हाँ भाव बिल्कुल शांत थे, किसी तरह का ना तो कोई संवेदना थी और ना ही किसी प्रकार का आश्चर्य था। वह बस अपने आप को रोहित को शांत दिखाना चाहती थी। मिस्टर मारवा, क्या आप अपना मुंह खोलेंगे? रोहित ने जब ये बस उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, जान चुका था कि अनिका अब उसे नाराज है और बहुत ज़्यादा शब्दों की कमी तो, लेकिन आंखों में गहरी कस साफ साफ झलक रही थी। नजर अनिका बार बार रोहित से चुरा रही थी, इसलिए उसने बिना कुछ बोले अब धीरे से अपना मुंह खोल लिया। अनिका ने उस टैबलेट को उसके मुंह में रख दिया और फिर को पानी पिला दिया, फिर इशारा देकर आराम से लिटा दिया। लेकिन रोहित भी चुप था। शायद वह जानता था कि अभी कुछ कहना बेकार होगा। शायद उसे खुद नहीं पता था कि क्या कहें और कहाँ से शुरू करे। कुछ उसे भी पता नहीं था कि क्या कुछ हुआ था। इतना ज़्यादा अभी वह अपने दिमाग पर जितना भी जोर देकर याद करने की कोशिश कर रहा था,
उतना ही परेशान हो रहा था। अब उन दोनों आपस में देखते हैं लेकिन शांति बनी हुई रहती है। रोहित और अनिका कुछ टाइम तक ऐसे ही थे। रोहित सोचता कि पहले अनिका बोलेगी, अनिका सोच रही थी कि रोहित कुछ बोलेगा। ऐसे सोचते सोचते उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं बोला था। इसलिए अब अनिका थक हार कर पलट जाती है और अपने कदम आगे की तरफ जैसे ही बढ़ाती है, तभी रोहित झट से अनिका का हाथ पकड़ लेता है। अब रोहित का स्पर्श पाते ही अनिका, जो कि अभी सख्त बनने की कोशिश कर रही थी, बस अब वो एक पंखुड़ियों के समान हो गई थी, जो रोहित का हाथ लगने से मुरझा भी सकती थी। अब अनिका इतनी कोमल हो गई थी, लेकिन अनिका अपने आप को वापस से कंट्रोल करती है, अपने जज्बातों को कंट्रोल करती है। हल्का सा स्पर्श से अनिका का ये हाल हो चुका था, लेकिन अब वह रोहित की तरफ फेस कर कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अनिका के कदम भी वहीं रुक गए थे। वह कुछ पल तक वैसे ही खड़ी रही, पीठ रोहित की ओर थी और दिल अंदर ही अंदर तेजी से हार्ट बीट पड़ना स्टार्ट हो गई थी। साथ में जो उसकी पल्स थी, उनकी रफ्तार भी तेज हो गई थी। आवाज़ में एक ऐसा पन आ गया था मानो वो बोलना चाहती हो, लेकिन मुंह में से आवाज़ ही नहीं निकल रही हो। तभी अनिका अपने आप और अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, मेरा हाथ छोड़िए। पर रोहित ने हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगी? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई शिकायत है? क्या तुम मुझे ऐसे देखकर परेशान हो? क्या अंदर ही अंदर तुम टूट रही हो? क्या मुझे देखकर यहाँ पर तुम खुश नहीं हो? जैसे ही रोहित लास्ट वाली लाइन पर जोर देता है, क्योंकि पहले जितनी भी लाइन रोहित मारवा द्वारा कही गई थी, अनिका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती। लेकिन जब रोहित कहता है कि क्या तुम मुझे अपने सामने देखकर खुश नहीं हो, अब अनिका अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाई। वह झट से रोहित के पास आ जाती है और उसे लेटे लेटे हक कर लेती है। अब अनिका की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अनिका का अपनी आंखों से आंसू निकलने जा रहे थे, उन पर कंट्रोल ही नहीं रहा। अनिका अपने जज्बातों को नहीं छुपा पा रही थी। अब अनिका एक पत्थर दिल से एक मोम दिल लड़की बन गई थी, वो भी रोहित के प्यार में। अब रोहित ने ये लाइन कही तो अनिका भला कहाँ रुकने वाली थी, क्योंकि कितने ही दिन रोहित यहाँ नहीं था उसके सामने। तब से ही अनिका का दिल बेचैन था। अनिका ने ना तो ढंग से खाना खाया था, ना ढंग से किसी से बात की थी, नहीं उसने अपनी नींद को पूरी तरह से लिया था। ये इन सब के कारण अनिका काफ़ी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। लेकिन जब से उसने रोहित के बारे में पता चला था, तब से ही अनिका काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसके फेस पर बिल्कुल शांति साफ साफ झलक रही थी और सभी उसे देख भी पा रहे थे। अब अनिका रोहित के कान में कहती है, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, शायद इतना कि शायद मैं आपको माफ़ भी नहीं करने वाली, क्योंकि गुस्से की वजह भी तुम ही हो। क्योंकि पिछली बार जब मैं तुम्हारी जंग पर आराम से बेड पर लेटी थी, जब मैं उस मिशन के लिए निकली थी, तुमने मुझ पर कितना गुस्सा किया था, साथ में मुझसे कुछ वादा भी लिया था, लेकिन तुम अपने वादे पर पूरा नहीं उतर पाए। लेकिन मैंने हर बात, हर मिशन, हर चीज़ को तुम्हारे साथ शेयर किया, लेकिन अचानक से तुम जंग में कैसे चले गए? और क्यों भूल गए कि तुम्हारी अनिका भी तुम्हारा साथ देने के लिए है, क्योंकि तुम इन सभी मुसीबतों में मेरी वजह से तो ही पड़े हो। अब अनिका अपने मुंह से ये सब बातें कहती हैं। रोहित हल्का सा उसे चुप होने का इशारा करता है। अब अनिका भी अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है और फिर वह आराम से रोहित के पास ही बैठ जाती है। क्योंकि मिस्टर मारवा, एक बात तो है, आप हमेशा वही करते हैं जो आपको ठीक लगता है। आखिर मैं होती कौन हूँ आपको लिए कुछ कहने या सुनने वाली? आपकी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना हूँ, या फिर आपकी प्रायोरिटी भी नहीं हूँ। अब अनिका के ऐसे सब सुनकर रोहित मारवा काफ़ी बेचैन हो जाता है। लेकिन अनिका कहाँ रुकने वाली थी। 2 मिनट का गैप अनिका देखती है और उसके बाद फिर बोलना स्टार्ट करती है, देखिए मैंने अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखा है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे हाथ छोड़िए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप मुझे मजबूर मत कीजिए मिस्टर मारवा कि मैं कुछ ऐसा कह बैठूँ जो आपके लिए सुनने या फिर बर्दाश्त से बाहर हो। रोहित बिल्कुल शांत और छोटे बच्चे की तरह अनिका को देखे जा रहा था, क्योंकि अनिका जो भी कह रही थी बस रोहित को कहे जा रही थी। लेकिन रोहित ये सब सुनकर भी काफ़ी खुश और काफ़ी शांत नज़र आ रहा था। अनिका के चेहरे पर वह गुस्सा दर्द दोनों एक साथ आ रहे थे। इसे ही तो रोहित मिस कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि इस बार अनिका को मनाना शायद उसके लिए बहुत बड़ी जीत या जंग के बराबर होगा। अगर वह इस पर जीत हासिल कर लेगा तो पता नहीं, लेकिन अब की बार बहुत मुश्किल होने वाली है। अब वह खुद ही धीरे से उसका हाथ छोड़ देता है। अनिका बिना
उसकी तरफ देख के जल्दी से उठ जाती है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। रोहित बस उसी तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है जिस तरफ से अनिका गई थी। अब एक भारी मन और एक लंबा सन्नाटा उसके दिल और दिमाग पर छा जाता है। ऐसा ही कुछ हाल अनिका का भी था। गुस्से में पता नहीं उसने इस टाइम रोहित से क्या कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन रोहित ने उसका हाथ पकड़कर शायद उसे ना छोड़कर ये सब सुनना पड़ा। अब वह बाहर आकर काफ़ी अपने आप पर ही गुस्सा हो रही थी कि मुझे ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे रोहित की कंडीशन के बारे में भी तो सोचना था। वही रूम के अंदर रोहित की बॉडी के अंदर जैसे ही टैबलेट का असर होना स्टार्ट हो जाता है, कब उसकी आंख भारी होकर बंद हो जाती है खुद उसे भी नहीं पता चलता। वह चुपचाप वहीं लेट के नींद में गुम हो जाता है। इधर अनिका अब बच्चों के कमरे में पहुंच चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा कमरा था जहाँ किसी दूसरी तरफ एक ऐसा कमरा भी था जहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफाइल, या ये कहा जाए काफ़ी एडवांस फीचर के साथ एक रूम बनाया गया था, जैसे कि कोई हॉस्पिटल का वार्ड हो। ये एक अत्याधुनिक ऑपरेशन रूम जैसा लग रहा था। उस कमरे की रोशनी बहुत हल्की सी थी, लेकिन हर कोने किसी रहस्य की तरह चुप और सजग था। कमरे के बीचों बीच एक भारी भरकम किंग साइज चेयर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका चेहरा अब तक अंधेरे में था और उसे साफ तरीके से देख पाना नामुमकिन था। तभी कमरे का एक दरवाजा खुलता है। एक आदमी पूरी तरह से ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में बड़ी सतर्कता के साथ अंदर आता है और सामने बैठे शख्स की ओर झुकते हुए कहता है, वो सब सेट हो गया है। वे चारों भी अब अपनी अपनी डिवाइस से ही मीटिंग और अपडेट देंगे आपको। सभी ने अब एआई का इस्तेमाल कर लिया है और एआई के द्वारा ही मैसेज करेंगे, और साथ में जो भी मीटिंग में बात होंगी वो सभी गोपनीय होंगी, जिसे कोई हैक नहीं कर पाएगा। अब सब रेडी हो चुका है। उस रहस्यमयी शख्स ने सबका बॉस था जो बस हल्के से अपना हाथ उठाकर ओके कहा, इशारा करते ही जैसे ही उसके लिए ये सब बहुत आम बात थी। उस पूरे सिस्टम का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यही था कि जितने भी लोग थे, कोई भी अपने बॉस का असली चेहरा नहीं जानता था कि आखिर वो इंसान है कौन। अब तक उसके किसी भी आदमी ने ना तो उसके चेहरे को देखा था, ना उसकी असली आवाज़ को कभी सुना था। वह हर बार एक शख्स एआई वॉइस के द्वारा ही क्रिएट करके उन सभी के साथ बात करता था, जिसे प्रोग्राम आवाज़ ही उस सब के सिस्टम में गूंजती थी। ना कोई शकल, ना असली आवाज़, ना असली पहचान, उसका कुछ नहीं था। उसकी पहचान भी एक गोपनीय थी, यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी नहीं जानते थे कि कमरे के एक हिस्से में एक और स्पेशल डिवाइस रूम था, जहाँ एक गोलाकार टेबल थी जिसके चारों ओर लैपटॉप रखे हुए थे। जैसे ही मीटिंग का वक्त होता है, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार लोग जिनकी बात हो रही थी, अपने अपने रूम में गैजेट स्क्रीन पर उस मीटिंग को अपडेट करने के लिए लॉग इन कर चुके थे। कुछ ही पल में सभी सिस्टम में एक एक जैसी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे तुम सब कैसे हो, तुम सब क्या कर रहे हो, और तुम्हारा इस मीटिंग में हार्दिक शुभकामना। मीटिंग में हमने जो भी बात करेंगे वो सभी गोपनीय होनी चाहिए। उनके बारे में किसी को भी जानने का अधिकार नहीं है। बस तुम्हें अपने आदमियों को फॉलो करवाते ही रहना है, ना कि उन्हें अपने मिशन के बारे में बताना है। ये बात सभी के समझ में आ जाती है। अब स्क्रीन के दूसरी ओर एक करके जवाब आने लग जाते हैं। हाँ, सब ठीक हैं बॉस, आप बताएं आज आपने हमें अचानक मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है। बॉस की आवाज़ फिर गूंजती है, और तुम सब अच्छे से जानते हो ये हमारी लगातार चौथी हार है उस वायरस मिशन, और अब तक एक भी बार हमारी उम्मीद बिल्कुल पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सलामत और विजय प्राप्त नहीं हुई है। हम हर बार कुछ ना कुछ धोखा खाते हैं और फिर हम अपने ही मिशन में हार जाते हैं या मुंह के बल गिर पड़ते हैं। उसकी बात सुनकर मेंबर थोड़े से हिचकिचाते हुए कहते हैं, लेकिन बॉस हमारा असली मकसद तो कुछ और ही है ना, जो अब तक शायद किसी को भी ठीक से नहीं पता। यहाँ तक कि वह नहीं जानते कि जिसने हम लड़ रहे हैं बॉस। वह कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है, अपने दुश्मनों को हल्के में मत लेना, वो हमें हर बार भारी नुकसान देकर ही जाते हैं। और ये बात अब हम खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। दूसरे मेंबर बोलते हैं, यस ड्रैगन बॉस, आपने तो उनके एक मेंबर को मार गिराया है, वो अब तक जिंदा नहीं बच पाया होगा। इतना सुनते ही एआई वॉइस क्रिएट होकर वॉइस उन तक पहुँचती है। क्या तुम इस बात की गारंटी ले सकते हो कि वह मर चुका है?
ये सवाल सुनकर इतना भारी आवाज़ में सभी डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। उसने अपनी नज़रें झुका लेते हैं क्योंकि इस बात की गारंटी खुद कोई भी नहीं ले सकता था। अब बॉस की आवाज़ और गहरी हो जाती है। अब मैं खुद इस मिशन का कमान अपने हाथों में संभालूंगा। इस वायरस को ऐसा ही हथियार बनाऊंगा कि पूरी इंसानियत को मैं अपने कदमों में डाल दूंगा। इस बार कोई चूक नहीं होगी, माफ़ी भी नहीं होगी। इतना कहते हुए उसकी आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। एआई सिस्टम साइलेंट हो जाता है। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। अब किसी मेंबर्स ने अपने अपने सिस्टम को बंद करके धीरे से स्क्रीन से गायब होने लग जाते हैं। वहीं उस बॉस के पर्सनल रूम में उसका एक सबसे करीबी आदमी अब भी खड़ा था। बॉस अब उसी से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वह मर गया होगा? उस आदमी ने एक लंबी और गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हाँ बॉस, मर गया होगा। आपकी गोली से आज तक कोई बच पाया है? क्योंकि वह जानता था कि बॉस के पास जो हथियार होते हैं वे साधारण नहीं होते। वो काफ़ी साइंस से रिलेटेड या फिर केमिकल से रिलेटेड ही होते हैं। उस गोली किसी भी आम गोली जैसी नहीं थी, बल्कि वह जहर लैस होती है जो शरीर में जाते ही सीधे ही सारे सिस्टमों को ख़त्म करना लग जाती है। वह एक ऐसी गोली थी जिसे किसी डॉक्टर के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा और किसी एक व्यक्ति को बचाना। हर एक एक्सपर्ट डॉक्टर उस जहर के सामने बेबस होता है। ये बात उस आदमी को भी अच्छी तरह से मालूम थी जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसके जहन में अब भी वह डार्क लाइन और पल्स और घूमती हुई नजर आ रही थी। जहाँ वो फाइट हुई थी, कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। वो पहली बार था जब किसी ने उसके बॉस के इतनी बड़ी चोट पहुंचाई थी। पहली बार बॉस को किसी के सामने हार झेलनी पड़ी थी। किसी की वजह से उसका गुस्सा भी अपने पूरा उफान ले लेता है। उसने बिना कुछ सोचे, बिना ही कोई मौका दिए सीधे गोली चला दी थी। इन सब बातों को सोचते सोचते वह आदमी कुछ पल के लिए शांत हो गया था। फिर गहरी सांस लेकर अपने बॉस से कहता है, बॉस, मेरे पास एक सवाल है। बॉस हल्की सी झुंझलाहट में कहता है, जल्दी बोलो, फालतू में टाइम मत खराब करो। हर आदमी थोड़ी हिचकिचाते हुए कहता है, बॉस, क्यों ना हम अपने प्लान की डेट और लोकेशन को ही चेंज कर दें। जो कुछ हुआ है उसे देखकर बॉस अब एकदम से गुस्से में आ जाता है। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजनी स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारा काम नहीं है ये प्लानिंग बनाना और प्लानिंग की डेट को चेंज करना। ये सब मेरा काम है, मैं अपने आप देख लूँगा। अगर कुछ बदलेगा तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। और वह कैसे प्रासर परिवार में मुक्ता जल्दी से रेडी होती है। वो अपने काम के लिए निकल जाती है क्योंकि आज उसे नई ड्रेस का ऑर्डर मिला था जो कि काफ़ी अलग और यूनिक तरीके से डिज़ाइन करनी थी। तो वह मार्केट के लिए निकल जाती है। वहीं स्वानी उसके साथ बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब मुक्ता उसे ऑफिस के बाहर ड्रॉप करती है और फिर वह वापस अपने काम में लग जाती है। और वहीं अब स्वानी भी अंदर चली जाती है जहाँ उसे सबसे पहले मुलाकात की होती है। चिराग से वह गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके तुरंत बाद ही सभी से वह गुड मॉर्निंग विश करती हुई अंदर जाती है। आज जो स्वानी हमेशा ही अकड़ू लड़की सभी को लगती थी, लेकिन आज वह सभी से पोलाइटली बात कर रही है। ये देखकर सभी खुश नज़र आ रहे थे। जो लड़के हमेशा से उसे डरते थे, अब वह उसे बात करने की कोशिश करने लग गए। वहीं सनी अपने बिग कैबिन में बैठकर काम कर रहा था क्योंकि रोहित का भी अता पता नहीं था। तो उस कारण से सनी काफ़ी अब काम करना भी सीख गया था। साथ में वह मन लगाकर करने लग गया था क्योंकि उसका मानना था तब तक उसके रोहित भैया अपने काम को नहीं संभालेंगे, तब तक मुझे ही सब कुछ देखना होगा। ये सब बात सनी के दिल और दिमाग में बैठ चुकी थी। अब जैसे ही वह स्वानी को देखता है, स्वानी भी सनी के एक कैबिन में दरवाजे को नॉक करके अंदर की तरफ कदम बढ़ा देती है। तो आराम से सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। तभी सनी बेल बजाता है। तभी एक वेटर्स आता है कैबिन में, फिर उसे वो 2 चाय ऑर्डर कर देता है। जैसा ही वेटर्स वहाँ से चला जाता है, अब स्वानी सनी से काफ़ी देर तक बातें करने लग जाती है। फिर पूछती है कि सर कहाँ हैं, क्योंकि कई दिन हो गए मैंने भी सर को नहीं देखा है। तभी सनी कहता है कि बस घर पर ही है, उनकी तबीयत ख़राब है, इस चलते वो नहीं आ रहे। क्योंकि मारवा परिवार में अभी तक किसी ने इस बात को बाहर नहीं निकलने दिया था कि रोहित मारवा गायब हो गए हैं या फिर किसी चीज़ के तहत वो यहाँ से बाहर गए हैं। तभी सनी चाय का कप वेटर लेकर आ जाता है, स्वानी को भी कहता है और आप भी पीने लग जाता है। चिराग मेहता जो कि बाहर से ही ये सब देख रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि सनी रोहित के बारे में स्वानी को कुछ भी बताए, लेकिन वह बाहर से जैसे ही सनी की नज़र जाती है वैसे ही चिराग मेहता कुछ फेस एक्सप्रेशन और साथ में अपने हाथों के एक्सप्रेशन से बताना
चाहते थे कि वो रोहित के बारे में इस लड़की को कुछ ना बताए। बदले में अब सनी भी हाँ में गर्दन हिला देता है। अब जो लाइन सनी ने कही थी उसे थोड़ा सा चेंज करते हुए अब सनी कहता है, हाँ हाँ सुहानी, तुमने कहा था ना वो सर ना अतुल के साथ किसी बाहर कोई मीटिंग चल रही है, उनकी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर गए हैं। मुझे याद नहीं रहा यार, मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि उनका काम अब मुझे करना पड़ता है ना, तो मुझे तो खाने से लेकर नहाने तक का समय नहीं है। अब ये सुनने के बाद सुहानी के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी सुहानी सनी से कहती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? अब सनी कुछ नहीं कहता। फिर उसे याद आता है कि उसके कैबिन में पहले से ही कुछ फाइल रखी हुई हैं जिसे उसे ही देखना है। अब सनी कहता है कि तुम्हारे कैबिन में भी कुछ फाइल्स रखी हैं, तुम्हें अपने काम पर लगना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अपना काम कर लूँगा। अगर तुम्हारा काम पहले हो जाता है तो तुम मेरा काम करवा सकती हो। इतना कहकर अब सुहानी की चाय भी कंप्लीट हो जाती है। वह सनी से बाय बोलकर जल्दी से दूसरे कैबिन में चली जाती है और आराम से बैठकर अपने काम में लग जाती है। और वह काफ़ी बारीकी से हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। हर शेयर मार्केट के दाम डाउन गए अप गए, उन सभी को कलेक्ट करने का, उस काउंट करने का सारा काम अब सुहानी को ही दिया गया था। काफ़ी बेहतर तरीके से वो कर रही थी। ये देखकर चिराग मेहता भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि कितने ही दिन हो गए हैं इस लड़की को यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे भी अपना दिल या मन लगाकर काम करेगी। क्योंकि जब से सुहानी अपने काम में लगी थी, सनी इधर उधर देखने लग जाता, कभी फ़ोन देखने लग जाता, कभी टाइम देखने लग जाता कि आखिर कितनी देर तक और ऑफिस में रहना है। लेकिन अभी तक उस लड़की ने पलक तक नहीं झपकाई थी। ये काफ़ी तारीफ के लायक थी। अब जल्दी से चिराग मेहता उस लड़की की तरफ देखते रहते हैं। अब सुहानी आराम से अपना काम कर देती है और अपनी फाइल्स लेकर वह सनी के रूम में आ जाती है। अब सनी जैसे ही सुहानी को फाइल्स के साथ देखता है, वो परेशान हो रहा है, हैरान हो जाता है। कहीं में सुहानी अपना काम सनी से तो नहीं कराने वाली, क्योंकि सनी तो मना भी नहीं कर सकता। कहीं वह मुक्ता के पास उसकी शिकायत ना तो लगा दे। ये सब सोच ही रहा था, तभी मुक्ता के बारे में सोच में इतना गुम हो जाता है कि सुहानी की तरफ वो ध्यान देना ही भूल जाता है। सुहानी ने उन सभी फाइल्स को टेबल पर रख दिया। अब जैसे ही वह टेबल पर रखती है, उसकी वॉइस उसके कानों तक जैसे ही जाती है, वह अपने सपनों के और ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। फिर सुहानी को बैठने का इशारा करता है, फिर पूछता है कि आखिर क्या हुआ इन फाइल्स में, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? अब सुहानी बदले में कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है। ये सुनने के बाद तो सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सनी को लगा था कि सनी पिछले 3 घंटे से काम कर रहा है और तो सुहानी तो आज 3 घंटे लेट है, तो इस कारण से सनी उससे पहले ही काम कर लेगा। फिर तब तक वह मुक्ता के साथ टाइम स्पेंड करेगा, तब तक सुहानी का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ये सब उसके दिमाग में प्लान बन चुका था, लेकिन अब उसके प्लान पर पानी पड़ चुका था। अब सनी चुपचाप सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी सनी की तरफ अपना हाथ कर देती है। सनी भी इशारा मिलने के बाद समझ जाता है, सुहानी को एक फ़ाइल दे देता है। अब धीरे धीरे करके सुहानी उस फाइल को पढ़ने लग जाती है, फिर उसमें काम करना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही टाइम बाद दोनों ने ही पूरा काम कर चुके थे। अब चिराग मेहता, जो कि काफ़ी देर से बाहर से ही सब नज़ारा देख रहे थे, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। आप जल्दी से चिराग मेहता अंदर आते हैं और उन सभी फाइल्स को रोहित के रूम में ले जाते हैं और साथ में उसके कैबिन में रख देते हैं, क्योंकि उसे पता था कि इन सब पर अब रोहित मारवा के सिग्नेचर ही बाकी हैं। सभी काम हो चुका है और इतनी जल्दी हो गया, शायद वैसे तो 3 से 4 दिन लग जाते, लेकिन सनी भी अब काम करने लग गया है जब से रोहित की तबीयत खराब है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट।